नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ईडी के दफ्तर से बाहर निकल गए हैं। करीब 4 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई है। आज नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ की गई है। तो कल भी घंटों तक राहुल गांधी से ईडी के 3 अधिकारियों ने पूछताछ की थी और आज भी राहुल गांधी से करीब 4 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी के दफ्तर से बाहर जरूर निकले हैं और नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की है। राहुल गांधी ईडी की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। करीब 4 घंटे आज राहुल गांधी से पूछताछ की गई है और नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। कल भी घंटों तक राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की और आज भी ईडी के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की है। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। कल भी राहुल गांधी से घंटों पूछताछ चली और आज करीब 4 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई है। तो राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने आज भी करीब 4 घंटे तक पूछताछ की है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और कल भी राहुल गांधी जब ईडी के दफ्तर पेश होने पहुंचे थे तो उससे पहले तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर राहुल की पेशी का विरोध कर रहे थे। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। आज भी राहुल गांधी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बताते, जहां अभय चौटाला से कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद अभय चौटाला का बयान भी सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर अभय चौटाला ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस की हार का मुख्य सूत्रधार हैं हुड्डा और वो नहीं चाहते कि हरियाणा कांग्रेस में कोई मजबूत नेता आए। तो मुलाकात के बाद अभय चौटाला का बयान सामने आया है। तो गुरुग्राम से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और अभय चौटाला के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अभय चौटाला का बयान भी सामने आया है और कहा है कि कांग्रेस की हार का जो मुख्य सूत्रधार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और हुड्डा नहीं चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में कोई मजबूत नेता आए। तो मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब कार्तिकेय शर्मा और अभय चौटाला के बीच मुलाकात हुई। हमारी सारी टीम को बधाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अभय चौटाला जी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सपोर्ट किया, वोट दिया। और मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि मैं अब सीखना चाहता हूं, मैं और चीज़ें हरियाणा के लिए क्या कर सकता हूं, क्या मुद्दे उठा सकता हूं। मैं उन सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं इंडियन नेशनल लोकदल से, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प किया। ये एक कड़ी चुनौती थी, एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती थी। इनके राज्यसभा में जाने से एक मैसेज पूरे देश के युवाओं में गया कि एक युवा जो है राज्यसभा का मेंबर चुन करके गया। प्रदेश के हितों की तो बात करेंगे वहां जाकर के, लेकिन मैं इनसे ये जरूर उम्मीद करूंगा। आज हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। युवा के साथ राजनीतिक दलों ने खिलवाड़ किया है। उनका वोट हासिल करने के लिए उन्हें बहुत समझदार दिखाए हैं। उनका वोट लेकर के लोग सत्ता में शामिल हो गए, बड़े बड़े पदों पे आकर के बैठ गए। लेकिन
जिस युवा से वायदा करके गए थे वो हताश हो गया। तो मैं इनसे ये उम्मीद बहुत करूंगा कि युवाओं की बहुत बड़ी पैरवी करें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ गए संजय खन्ना। संजय खन्ना, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज कार्तिकेय शर्मा और अभय चौटाला के बीच में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल बता दूं, आज कार्तिकेय शर्मा जो हैं वो अभय चौटाला के निवास पर पहुंचे थे, मिलने के लिए मुलाकात की है। करीबन आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है। इसमें अभय चौटाला ने उनसे यही कहा है कि जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है प्रदेश में, उसकी आवाज जरूर उठाएं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इन सारी बातों को लेकर के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर जमकर निशाना साधा है अभय चौटाला ने। उन्होंने साफ कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि कोई कद्दावर नेता कांग्रेस में उभर कर सामने आए। इसीलिए उन्होंने अजय माकन को भी हरा दिया और शैलजा को साइड किया, कुलदीप बिश्नोई को भी साइड किया। अब आने वाले समय में और किस किस नेता को वो फोटो लाइन लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय खन्ना तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल पहल का शुभारंभ किया, जो कि वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में शुरू की गई राज्य की अनूठी पहल है। सीएम मनोहर लाल ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकुला के लिए इसकी शुरुआत की और कहा कि सुजल पहल एक अनोखी पहल है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है और जिससे हम पानी की स्ट्रक्चर्ड सप्लाई के साथ साथ संसाधनों की बचत के साथ साथ वित्तीय बचत भी कर सकेंगे। उन्होंने इस पहल के जरिए पंचकुला के लोगों को बधाई भी दी और बताया कि पंचकुला में सफल होने के बाद इस पहल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। वहीं प्रदेश में पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल और सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में माउंट यूनाम के लिए पर्वतारोहियों के दल को रवाना किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पर्वतारोहियों से संवाद कर उनका अनुभव भी जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा के गांव के जीवन में ही एडवेंचर, जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोरनी में मिल्खा सिंह एडवेंचर क्लब की स्थापना की है। दक्षिणी हरियाणा में भी ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एससी चौधरी जी उपस्थित थे वहां। तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता, नौजवानों में उनका साहस बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। कुल 100 बच्चे भी हैं और उनके साथ और ट्रेनर हैं, वो उनके मिलाके कुल मिलाके 100 लोग वहाँ इस पे जा रहे हैं। और इसमें लगभग सरकार 40 लाख रुपए खर्च कर रही है। और इस प्रकार के जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं, तो पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जो इस प्रकार के कैंपों का आयोजन कर रहा है। तो इससे बच्चों में बड़ा भारी का उत्साह मिलता है बच्चों को। एक टाइम था तब लोग इस प्रकार की गतिविधियों को शरारतों में लेते थे जब हम छोटे थे तब। लेकिन 2016 से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान दिया, बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है और निश्चित तौर से वो अच्छा करके। और इसी बीच भिवानी से एक बड़ी खबर है, उसके बारे में आपको बता दें, जहां मामूली कारसूनी में खूनी संघर्ष देखने को मिला है।
भिवानी से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ही परिवार की महिलाओं में झड़प हुई है और वृद्ध महिला की मौत हो गई है और एक महिला गंभीर है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 4 की ये पूरी घटना है, जहां मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें एक ही परिवार के महिलाओं के बीच में झड़प हो गई। इस झड़प में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो भवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 4 की ये पूरी घटना है, जहां मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष हुआ है और एक ही परिवार की महिलाओं के बीच में झड़प देखने को मिला, जिसमें एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल रात को सूचना मिली थी कि भवानी खेड़ा में वार्ड नंबर 4 में झगड़ा हो गया है और उसमें एक औरत की करीब तो 82 साल के करीब उम्र है, उनकी उमराई नाम है। तो उनके परिजनों के कहने से मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जहां देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उसे बीजेपी सरकार के बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं इसी मुद्दे पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला तो 2012 में दर्ज हुआ था, जबकि बीजेपी की सरकार तो 2014 में बनी। वहीं अगर सरकार को बदले की भावना से कार्रवाई करनी होती तो 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल हो चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और वो स्वतंत्र हैं। और आज भी राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपका क्या देखिए मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अपने लीडरों को खुश करने के लिए जिस प्रकार का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कल ही एक पत्रकार से पूछा था कि ये केस दर्ज कब हुआ था और उस पत्रकार ने मुझे बताया था कि 2012 में हुआ था। 2012 में तुम्हारी सरकार भी थी, तो इसका 2012 में अगर हुआ तो पहले ही इस पे सवाल उठे थे और जिस प्रकार से भी ये केस दर्ज होगा मुझे नहीं पता ये कोर्ट के द्वारा हुआ किस प्रकार से आया, लेकिन केस दर्ज 2012 में हुआ तो उसी की जांच चल रही। और अगर सरकार ने कोई बदला लेने की भावना से कोई काम करना था तो 2012 और 2022 10 साल है, तो फिर तो सरकार उस हिसाब से काम करती। लेकिन ये जो एजेंसियां हैं ये कोई सरकार के दबाव में काम नहीं करती, ये बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसियां हैं और स्वतंत्र तौर तरीके से ही काम करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारे लीडर के खिलाफ कोई भी बात कह दी तो इसका मतलब प्रदर्शन करो, कुछ करो। लेकिन देश में सब लोग एक बराबर हैं, सबके राइट भी एक जैसे हैं। अगर कोई भी गलती करता है तो उसके खिलाफ काम होता है, कार्रवाई होती है। वहीं बिहार के बाद अब दिल्ली एनसीआर में एक चीनी नागरिक को उसकी भारतीय गर्लफ्रेंड के साथ में हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी चीनी नागरिक अवैध रूप से भारत में ही रह रहा था। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस ने उसे गुरुग्राम से हिरासत में लिया है। फिलहाल इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी विशाल पांडे ने कहा कि उनसे पूछताछ कर पता चला है कि चीनी नागरिक का वीजा जून 2020 में समाप्त हो गया था और उसने इसे 2022 के रूप में दिखाने के लिए जाली बनाया था। उसने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। तो भारतीय गर्लफ्रेंड के साथ में एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। नोएडा पुलिस ने गुरुग्राम से इस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जून 2020 में चीनी नागरिक का वीजा खत्म हो गया था और इसके बाद वो फर्जी तरीके से जाली कागजातों के सहारे उस वीजा को 2022 तक प्रदर्शित कर रहा था। वहीं नोएडा पुलिस ने गुरुग्राम से इस चीनी नागरिक को उसकी भारतीय गर्लफ्रेंड के साथ में पकड़ा है। फिलहाल चीनी युवक से पूछताछ भी की जा रही है। बॉर्डर पार करते समय जिनके पास भारत का वीजा नहीं था उनको एसएसबी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा सुरसंड थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ पे उन्होंने बताया है कि वह जेपी ग्रीन ग्रेटर नोएडा में अपने
चीनी नागरिक मित्र के पास रुके थे। इस आधार पर उस चीनी नागरिक की पहचान की गई तथा गुरुग्राम हरियाणा से चीनी नागरिक को व उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड कोहिमा की रहने वाली हैं, उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। वहां से पूछताछ की गई, आवश्यक अभिलेख देखे गए तो यह पता चला कि चीनी नागरिक का जून 2020 में वीजा समाप्त हो चुका है। उनके द्वारा फोर्ज करके उस पर जून 2022 अंकित किया। वहीं सोनीपत के गांव गढ़ शहजानपुर के चौक पर शराब का तीसरा ठेका खोले जाने के विरोध में ग्रामीण पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए गांव में 11 मेंबर कमेटी बनाकर बैठक की गई है, जिसमें ऐलान किया गया है कि 5 गांव की पंचायत के साथ मिलकर बैठक की जाएगी और शराब के ठेके को न खोले जाने को लेकर चर्चा होगी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर इसका हल नहीं हुआ तो सभी खाप पंचायत एक बैनर के तहत इकट्ठे होकर सख्त फैसले लेंगी। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गांव की महिलाओं ने शराब के ठेके को उखाड़ फेंका था। अब देखो, जहाँ जहाँ ठेके खुले रहते हैं वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है, कोई अभद्र दुर्व्यवहार करता है उसमें बैठे हुए, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा है। हाँ, सुरक्षा को लेकर खतरा। अब देखो पहले कितना बड़ा हुआ है अपने हरियाणा में। तो क्या निर्णय किया गया, इसको हटाया गया क्या? जब पहले दिन प्रोटेस्ट किया, क्या दिन हो गया आपको? हमें पुलिस वालों ने बोला था और जी हट जाएगा और कल इसको उठा ले जाएंगे। तो उसके बाद हमने शाम तक का टाइम दिया था, कल की बात है। कल ये कहा था पुलिस वालों ने 4 बजे तक ये उठा ले जाएंगे इसको, तो ये उठा के नहीं ले गए। तो सारी रात हम यहाँ धरने पे रहे हैं। गाँव के पक्ष में ये मांग कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियों को मतलब जो है ना यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जो है ना यहाँ पे घूमने फिरने आती हैं सुबह शाम। और अब हमारे बिल्कुल साथ में ही जहाँ पर ये ठेका खोलने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ में विकलांगों का एक स्कूल भी है और दूसरी साइड में भी एक स्कूल है। मतलब स्कूलों का मेन रास्ता है, ये ओमेक सिटी है, ये आवासीय कॉलोनी है। तो ये मतलब गांव के बिल्कुल टच करके मतलब जो है ठेका खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसको किसी भी हालत में यहाँ पे खोलने नहीं देंगे। वहीं हिसार में दिव्यांगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है और तपती धूप के बीच दिव्यांगों ने सड़क पर रोष मार्च निकाला। दिव्यांगों ने विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट से लेकर लघु सचिवालय तक मार्च किया और प्रशासन की तरफ से तंग किए जाने पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों का कहना है कि हमारे पास एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा प्रशासन हमारी पेंशन बंद करने पर तुला हुआ है। मांग क्या जी हमारा, ये देखो कितना टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर के अंदर भी हम इतने अपनी मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। सरकार ने हमें सड़कों पर ला दिया है, हमें भूखे मरने के कारागार पर आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो पेंशन थी, हमारी लेडीज की पेंशन थी, वो बंद कर दी गई है। हम बच्चों को कहाँ से पालें, कहाँ से हमारा जुगाड़ करेंगे? सरकार हमारी मांगों के लिए कुछ भी नहीं सोच रही। हम कई बार आ चुके हैं, मंत्री साहब से बोल चुका है, पता नहीं सरकार कब चले जा रहे हैं, डी साहब के जा रहे हैं। 3-4 बार प्रदर्शन भी कर लिया हमने। मैं 100% विकलांग हूँ और मैं इतनी गर्मी में यहाँ पर आया हूँ बता कि मेरे को कुछ रोजगार मिल सके, जो मेरा हक है वो मेरे को मिलना चाहिए। हम अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमें मिलना चाहिए उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं एक टांग से पाए जी 100% का मेरा मेडिकल है। हम बहुत परेशान हाँ, गर्मी देखो कितनी पड़े, उसकी वजह तो हम आज सड़क पर खड़े हाँ। तो हम बच्चे ने क्या खुआवा, जो हमारी पेंशन थी वो काटने जा रही है। इसके लिए हम तो जमा मारे गए, इस सरकार ने मार में क्या काटेंगे, जो हमारी बढ़ा नहीं सके, हमारी सुरक्षा नहीं करे, तो हमने इस चीजों में दाबू क्यों करा है? जो हमारा बस पास है वो भी कटने लग रहा है, जो कि हमारे मेडिकल है, हम रोज मेडिकल कैसे कराए? जे मेडिकल की जगह नया करवाते हैं, वही सहारा आते, सहारा वाले ग्रोह का नाम लेते थे, ग्रोह वाले रोहतक भेजते हैं। हम तो मरे पड़े जी, कड़े किसी फिरार कड़े जावा जी। और इसी बीच फतेहाबाद से बड़ी खबर है, जहां एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर महिला कर्मी ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगा है, महिला कर्मी ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। किसी को न बताने पर इसको लेकर के धमकी भी दी गई है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो डॉक्टर ने
महिला को धमकी भी दी है कि अगर किसी को वो बताती है तो उसकी जान को खतरा है, जान से मारने की धमकी दी गई। डॉक्टर की ओर से ऐसा आरोप लगाया गया महिला कर्मी की तरफ से। तो पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां निजी अस्पताल के डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। महिला कर्मी ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं और किसी को बताने पर डॉक्टर ने जान से मारने की महिला को धमकी भी दी है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं पिहोआ के गांव मांगना में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारने का आरोप लगाया है। दरअसल महिला कई दिनों से बीमार चल रही थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने जानबूझकर इलाज नहीं करवाया और जिसके चलते महिला की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे तंग किया करते थे और कई बार पंचायत में समझौता भी हुआ था। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर आरोप लगाए हैं। वहीं पानीपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने करनाल से बाइक चुराकर पानीपत बेचने आए एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के आदी चोर ने पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर कम दामों में बाइक बेचने की बात की, जिस पर बाइक खरीदने वाले को शक हुआ। उसने चोर से आरसी मांगी। आरसी मिलते ही बाइक खरीद रहे युवक ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नेवल कराने आना हूँ जी। बाइक कहाँ से चोरी की है? करनावा से की है जी। किस लिए चोरी करते हो? नशा नुशा करते हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे पानीपत? बस लूट लेने के चक्कर में आ गए थे सर। लूट लेने? हाँ जी। अच्छा, तो पकड़े गए? हाँ जी। पहले भी चोरी की है? नहीं, पहले नहीं की थी। बाइक चोरी क्यों करते हो? गरीब लोगों की बाइक ऐसे बेच रहे हो? कितने में बेच रहे थे इसको? ये 2-3 हज़ार में बेच रहा था सर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।